देखो, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा बोहर्स मॉडल, ठीक है। तो जो बोहर्स मॉडल हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल ऑब्वियसली नील्स बोहर ने दिया था, ठीक है। दिस मॉडल वाज डेफिनेटली गिवन बाय नील्स बोहर, ठीक है। तो जब ये मॉडल नील्स बोहर ने दिया ना, तो ये क्या कर रहा था, ये कोशिश कर रहा था कि मैं सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही इस मॉडल को लगाऊं। तो क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही इस मॉडल को लगाएंगे, ठीक है। क्यों उसने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज चूज करी कि भाई या तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम हो, क्यों भाई, क्योंकि मैम उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब शेल ही एक है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टिल द लास्ट शेल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टिल द लास्ट शेल जब हम जाएंगे, तो हमारे पास ये जो रेडियस आ जाएगा, वो रेडियस निकालना आसान है। फिर उसने बोला कि मान लो मेरे पास ऐसे लिथियम+1 है या लिथियम+2 है, तो लिथियम+2 का मतलब बताओ क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। एंड व्हेन यू से एटॉमिक नंबर, you mean it has 3 protons is equals to 3 electrons, am I right or not? So the idea here is कि इसके न्यूक्लियस में क्या है, इसके न्यूक्लियस में बेटा यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है। और आइडियली अगर आप सोचोगे तो 3 प्रोटॉन्स के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, अगर वो एटम हमारा न्यूट्रल है। तो लिथियम विल हैव 3 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इफ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन मुझे तो सिंगल शेल चाहिए, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ये के शेल का और एक इलेक्ट्रॉन एल शेल का निकाल दूं, तो मेरे पास Li+2 बचेगा। तो Li+2 कैसा दिखेगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस में देखो तो हमारे पास 3 प्रोटॉन्स है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। अब ये अंडरस्टैंडिंग मतलब, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिथियम+2, इसका मतलब क्या है कि लिथियम+2 जो हमारे पास है, दैट लिथियम+2 विल बेसिकली हैव व्हाट, इट विल हैव 3 प्रोटॉन्स एंड इट विल हैव दैट 1 इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट और नो, जस्ट टेल मी। तो ये हमारी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि बेरिलियम+3, तो सोचो न्यूट्रल बेरिलियम कैसा होता है, कि उसका एक एटम होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 होता है, मतलब उसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं। तो 4 प्रोटॉन्स के लिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो कैसे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। तो ये मेरी के शेल है और ये मेरी एल शेल है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? So if we have my K shell and if we have my L shell, what does that mean? Just tell me कि मैम हमारे पास K shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे इसे हाइड्रोजन लाइक बनाना है। हाइड्रोजन लाइक क्या होता है, जिसके न्यूक्लियस में ले दे के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके न्यूक्लियस में ही ले दे के एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने कहा कि भाई, सॉरी, जिसकी शेल्स में ले दे के ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल शेल एंड वी विल हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा एक एटम जिसके अंदर सिर्फ के शेल बची है और न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स बचे। एम आई राइट? तो अगर उसके न्यूक्लियस में सिर्फ 4 प्रोटॉन्स बचे हैं, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है। इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कंसेप्ट क्लियर है? तो आप ये चीज समझो कि अगर मेरे न्यूक्लियस में यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब इन डिफरेंट हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो न्यूक्लियस में बदल सकता है, पर हमारे पास होना सिर्फ उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब जाके आप उसको बोलोगे कि मैम इट इज अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नो? तो अगर हम उसको एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बोल रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि मैम इट इज अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बिकॉज इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हीलियम की बात करो, हीलियम को हीलियम प्लस लिखते हैं, सोचो क्यों, क्योंकि हीलियम न्यूट्रल सोचे अगर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब न्यूक्लियस में इसके 2 प्रोटॉन्स हैं, और 2 प्रोटॉन्स बराबर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अगर, तो क्या बचेगा कि न्यूक्लियस में बच गए 2 प्रोटॉन्स और यहाँ रह गए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि मैम हीलियम+1 जो है वो भी हाइड्रोजन लाइक है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में जो आप देखोगे, तब हम बोलेंगे कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, भले ही उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने भी हों, है ना। तो जेड की वैल्यू, अगर मेरे पास 2 प्रोटॉन्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि जेड की वैल्यू इज बेसिकली 2 प्रोटॉन्स। ऐसे हीलियम लिथियम में 3 प्रोटॉन्स है पर एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम+3 में
4 प्रोटॉन्स है पर एक इलेक्ट्रॉन। तो हम अलग अलग सिचुएशंस में हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बना सकते हैं। अब लॉजिक सुनो क्या। तो बेसिकली हुआ क्या, बोहर्स को मॉडल को समझने के लिए हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। विच इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, कहते हैं कोई भी दो चार्ज पार्टिकल मान लो मेरे पास है Q1 चार्ज पार्टिकल और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। तो आप सोचो Q1 और Q2 के बीच की कुछ तो दूरी है R। अब आप लॉजिकली सोचो कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो सकता है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ है ना। दोनों नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं तो ये भी दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप ये अंडरस्टैंडिंग दिस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर है तो अकॉर्डिंगली चार्जेस कैन रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर। अकॉर्डिंगली चार्जेस कैन अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर, एम आई राइट और नॉट। तो अगर चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, ठीक है, तो चार्जेस अगर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। चार्जेस अगर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं अभी। तो द आइडिया है दिस कि रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं तो कितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो हमारे कूलम्स लॉ ने बोला कि दैट फोर्स इज इक्वल टू के, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट। क्यों भाई, सीधी सी बात है। अगर मैंने बोला +3 कूलम +4 कूलम और वही मैं बोल रही हूँ +30 कूलम और +40 कूलम, तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी उनके बीच की रिपल्शन बढ़ेगी, जितना चार्ज घटेगा उतनी उनके बीच की रिपल्शन घटेगी। बात समझ आ गई, जितना चार्ज घटेगा उनके बीच की रिपल्शन उतनी घटेगी। तो इसका मतलब जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज्यादा। और आप सोचो उन्हीं चार्जेस को अगर मैं पास रख दूं, मान लो उन्हीं को मैं यहाँ रख दूं कि ये 10 कूलम ये 3 कूलम, हमें पता है अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पास रखे हुए हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन और ज्यादा, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास दो कंसेप्ट दिए जिसको कंबाइन करके हम क्या लिखते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सो फोर्स हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये मेरा एक फॉर्मूला है जिसमें K क्या है, K इज कॉल्ड एज 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गोइंग टू बी माय कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी अंडरस्टैंडिंग, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अभी अंडरस्टैंडिंग, Yes, ma'am. ठीक है, दैट्स द आइडिया। तो हमने कहा ठीक है, इसमें एप्सिलॉन नॉट कौन है, यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब समझो क्या। जैसे मान लो वैक्यूम है, अब मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 कूलम का एक चार्ज रखा है और मान लो यहाँ पे 10 कूलम का एक चार्ज रखा है और ये आपस में एक प्लस एक अट्रैक्शन है। तो आप अगर ऐसे समझो कि मैम ये इसको फोर्स भेज रहा है चार्ज 1 और चार्ज 2 दूसरे को फोर्स भेज रहा है। तो जब चार्ज 1 Q1 को फोर्स भेज रहा है और चार्ज 2 दूसरे को फोर्स भेज रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मुझे बताइए कि मैम Q1 एंड Q2 को चार्ज भेज रहा है, यस और नो। So the idea here is कि we are going to have +2 कूलम and we are going to have -10 कूलम। अब मान लो बीच में वैक्यूम है, तो वैक्यूम में मतलब कुछ भी मॉलिक्यूल बीच में है नहीं, तो कोई इसकी फोर्स को भेजने से रोक नहीं रहा। लेकिन मान लो वही पानी होता तो आप बताओ पानी में क्या है, पानी में H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और O पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैंने बोला कि 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ मैंने बोला कि 10 कूलम का नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है,
तो मुझे ये तो पता है कि अट्रैक्शन करेंगे, पर अब की बार बीच में पानी आ गया, तो पानी का एक एंड कैसा है मुझे बताओ। पानी का एक एंड पॉजिटिव है, पानी का एक एंड नेगेटिव है। तो आप ये समझो कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हो जाएगी, ये नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन भी हो रही होगी, लेकिन रिपल्शन का इम्पैक्ट डोमिनेंट रह जाएगा। एंड इन दैट प्रोसेस क्या होने वाला है कि जो बीच में पानी आएगा ना, या जो भी लिक्विड आएगा या जो भी मीडियम आएगा, वो इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को उतनी ज्यादा स्ट्रांगली लगने नहीं देगा, जितनी ज्यादा स्ट्रांगली शायद जितनी ज्यादा स्ट्रांगली शायद लग सकती थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो अगर अगर वो इतनी ज्यादा स्ट्रांगली लग सकती थी, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। बताओ। इसका मतलब कि जो भी मीडियम है उसकी एक परमिटिविटी होती है कि भाई मैं इतनी ज्यादा अलाउ करूंगा कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन इन मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आराम से पहुंच जाए। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. अब देखो, तो हमने क्या बोला, हमने कहा भाई देखो वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल तो फोर्स बहुत बढ़िया पहुंचा रहा है। अब इसने लॉजिक क्या देखा, सोचो कूलम्स लॉ का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया। उन्होंने कहा भाई कोई एक एटम है, और स्पेसिफिकली क्योंकि बोहर तो हाइड्रोजन मॉडल से डील कर रहा था, तो उसने कहा भाई मुझे नहीं पता इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, जेड एटॉमिक नंबर होता है, तो हमें पता है जेड इज माई अटोमिक नंबर। Z is my atomic number. Am I right or not? An atomic number is basically equals to what? It is basically equals to the number of protons. So if Z is equals to the number of protons, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ कि if Z is the number of protons, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप ये समझो कि अगर एक प्रोटॉन का चार्ज +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बताओ इसका मतलब क्या, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो इस वैल्यू को मैं ई बोल देती हूँ, क्योंकि बार बार इतनी नेगेटिव इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अगर एक प्रोटॉन का चार्ज ई और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -ई, तो 10 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना, 10 ई, है ना। 8 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना, 8 ई। तो ऐसे ही जेड प्रोटॉन्स का चार्ज कितना, जेड टाइम्स ई। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया पॉजिटिव जेड ई, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना है ई, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप ये सोचो कि इनकी दूरी क्या है, इनकी दूरी है आर, वेयर आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, आर इज द रेडियस ऑफ द शेल। आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो हम यहाँ से क्या बोले, हम यहाँ से एक सिंपल सी बात ये बोले कि अगर आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, इसका मतलब क्या है कि मैम इनके बीच में कुछ फोर्स बनेगी, और वो फोर्स कितनी बनेगी, वो फोर्स हमारी बनेगी K Q1 Q2/r²। तो अगर हम बोले कि एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्टिंग इनसाइड is going to be K Q1 Q2/r². Am I right or not? So that force of attraction here inside is going to act as what? That force of attraction here inside is going to act as what? That force of attraction here is going to act as KZe²/r²। और हम देखो अगर साइन डालें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, मॉड लगा दिया। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड वैल्यू है KZe²/r², and that is going to be my magnitude of the force of attraction, and this acts inside। सही है। थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करूंगी तो के को मैं 1/4πε0 लिख सकती हूँ, वो लिखने की मुझे बार बार जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप सोचो कि अगर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती, अगर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती, तो इसका मतलब क्या होता मुझे बताओ, कि मैम यहाँ पे मेरे पास कितने प्रोटॉन्स है, जेड प्रोटॉन्स है, तो जेड प्रोटॉन्स का चार्ज जेड ही है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब क्या है मुझे सिंपल बताओ। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये खींच रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है,
और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो सोचो अगर सिर्फ इंटरनल फोर्स होती तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दिस इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू रिवॉल्व कंटिन्यूअसली, टेंड्स टू रिवॉल्व continuously with some force, with some force. So this electron tends to revolve continuously with some force acting outwards, acting outwards. तो इस पे क्या हो रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, और ये जो बाहर की तरफ फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप ऐसे समझो कि जब आप धागे में पत्थर बांध के किसी चीज को गोल 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 घुमाते हो तो उस पर एक आउटवर्ड फोर्स आपके हाथ में फील होती है, ऐसा लगता है कि धागा टूट के ना गिर जाए। तो वो जो आउटवर्ड फोर्स आपका हाथ फील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट वी हैव, है ना, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट वी हैव is basically going to be what? This is actually going to be my centrifugal force, जिसका फॉर्मूला होता है mv² by r। तो आप ये चीज समझो कि बोहर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली कि भैया एक तो इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स है, एक तो इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स है ना, और क्योंकि इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स है और वो किसके बराबर है, वो है इक्वल टू आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, दैट इज इक्वल टू माय आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम आई राइट और नॉट? और क्योंकि वो इक्वल है किसके, दैट इज इक्वल टू एन आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मतलब क्या है बताओ, दैट इज इक्वल टू एन आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। सही बात है। तो अगर वो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि मैम वी हैव एन इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स एंड दैट हैज टू बी बाय आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन चुपचाप हमारे इस रास्ते पे घूमता रहेगा। हाउ यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. है ना, और वो चुपचाप घूम रहा है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो बोहर ने बोला था, दिस वाज द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल, पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल। तो पहला पॉस्टुलेट उसने बोला था कि भाई हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में काम करेंगे, दिस इज बेसिकली लाइक हाइड्रोजन। और दूसरा उसने बोला कि इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स है k(q1q2)/r², दैट इज इक्वल टू mv²/r, जिसमें k1 जेड ई था और ये ई था, और आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी mv²/r। दिस इज गोइंग टू बी माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है, वेलोसिटी, विच इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वन शेल, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन शेल। देखो बड़ी ध्यान से समझिएगा, एक शेल की अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है, तो अब मैं आपको लॉजिकली समझाती हूँ, समझना ठीक है। जैसे एक एटम है, उसमें मान लो दो शेल्स हैं, तो ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है। आपको पता है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड है ना, तो होगा क्या, क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत ही सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह कंसोलिडेटेड हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो एक के शेल का इलेक्ट्रॉन मान लो और एक एल शेल का इलेक्ट्रॉन मानो, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, रेड वाला या ब्लू वाला? कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, रेड वाला या ब्लू वाला? Red. रेड वाला। अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो आप मुझे बताओ होगा क्या, कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस और नो, और ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप बताओ जो एल शेल है, क्योंकि वो दूर है, बिकॉज इट इज फार ऑफ, बिकॉज इट इज फार ऑफ, देन व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, दैट फार ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने पास, उनका हाल क्या है कि उन पर अट्रैक्शन कम लग रही है, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अंदर की तरफ कम खींच रहा है। जब वो उसको अंदर की तरफ कम खींच रहा है तो आउटवर्ड फोर्स भी उसके अंदर कैसी लग रही है, बाहर कम लग रही है, क्योंकि उसको सिर्फ ये करना है कि भाई मैं उतनी स्पीड से चलूं कि मैं न्यूक्लियस में ना गिरूं। तो आप मुझे बताओ जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है वो तेज चलने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि उसको खतरा ज्यादा है कि मैं न्यूक्लियस में गिर जाऊंगा, उसको खतरा ज्यादा है कि मैं न्यूक्लियस में गिर जाऊंगा, तो वो गोल 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 तेज घूमेगा, है ना। और जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हाल है, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन का हाल ये है कि वो बोल रहा है कि भाई मैं जिस भी स्पीड से चलूं पर मेरे को न्यूक्लियस में नहीं गिरना, पर मेरे पे तो अट्रैक्शन ही कम है, तो मैं धीरे भी चलूंगा थोड़ा सा तो मेरा काम चल जाएगा। यानी कि स्पीड इन द के शेल और स्पीड इन द एल शेल, क्या मुझे ये समझ आती है कि स्पीड इन द के शेल विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल। बोलो हाँ ना? कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन के शेल में चलेगा उससे काफी कम स्पीड से इलेक्ट्रॉन एल शेल में चलेगा, और उससे भी कम स्पीड से इलेक्ट्रॉन एम शेल से चलेगा।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। तो दैट इज द आइडिया। मगर ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब लॉजिक समझो क्या। अब लॉजिक समझो क्या। तो मैंने कहा जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब आप ये चीज देखो कि यहाँ पे सिनेरियो क्या है। कि इसका मतलब फॉर एवरी सेल वी हैव अ डिफरेंट स्पीड। फॉर एवरी सेल वी हैव अ डिफरेंट स्पीड। एम आई राइट और नो? हमारे पास एक डिफरेंट स्पीड है। तो हमने कहा हम जो ये फॉर्मूला बना रहे हैं, ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं हम, वो किसी एक स्पेसिफिक शेल के लिए बना रहे हैं। स्पेसिफिक शेल का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ना गिरे। क्या फर्स्ट पॉस्टुलेट समझ में आ गया बोहर का? तो बताओ। अब नेक्स्ट अगर आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट अगर आप देखो तो हमारे पास क्या आ जाता है। तो हमने लिखा के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड देखो, सेकंड देखो। सेकंड इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ने, बोहर ने एक टर्म बोली। बोहर ने बोला कि क्या कहीं पे भी मैं शेल बना दूं, जैसे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का मतलब उसमें जेड प्रोटॉन्स है भाई, बहुत सारे प्रोटॉन्स है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, एंड सो ऑन। अब आप ये देखो कि मेरे पास यहाँ पर कौन सी शेल है। मेरे पास यहाँ पे के शेल है, मेरे पास यहाँ पर एल शेल है, मेरे पास यहाँ पर एम शेल है। तो आप मुझे बताओ कि एल शेल जहां मैंने बनाई है, क्या मैं एल शेल को कहीं इस डॉटेड लाइन के रास्ते में बना लेती, या मैं इसको इस डॉटेड लाइन के रास्ते में बना लेती जो ये क्रीम डॉटेड लाइन बना रही हूँ? मतलब एल शेल को मैंने वही क्यों बनाया जहां एल शेल है। इसका मतलब आप ये समझो कि अगर मैं एक कांस्टेंट रूल बनाऊं कि भाई एक शेल मान लो 2 सेंटीमीटर पे है, तो दूसरी शेल मेरे पास 6 सेंटीमीटर पे, तीसरी शेल मान लो मेरे पास 8 सेंटीमीटर पे। यू गेट द पॉइंट? सो व्हाट आर वी एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू? व्हाट आर वी एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू? जस्ट टेल मी। हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक के शेल है, एक एल शेल है, और एक मेरे पास एम शेल है। तो क्योंकि मेरे पास के शेल, एल शेल और एम शेल है, इसका मतलब क्या है बोलो? कि वी आर गोइंग टू हैव द बोहर थिंग। तो बोहर ने बोला कि भाई रैंडमली आप किसी भी डिस्टेंस पे शेल बना लो, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको तो एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे शेल बनानी पड़ेगी। और उस डिस्टेंस पे क्या स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो होगी कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन shall be quantized and will be equals to some integral multiple equals to some integral multiple of will be equals to some integral of h over 2 pi, will be equals to some integral multiple of h over 2 pi. Got the point? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। पर अभी के लिए आप समझो कि एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। और एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया NH/2 pi। इसका मतलब कुछ स्टैंडर्ड। तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी शेल का फर्स्ट फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, तो एन हमारे पास है शेल नंबर। तो फर्स्ट शेल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 पाई होता है हमेशा, किसी भी एटम में। ये फैक्ट सही रहेगा। ठीक है। Yes, ma'am.
ठीक है। तो आप ये देखो कि मैंने अगर आपको बोला कि भाई MVR दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई, तो आपको अगर मैं बोलूं कि कोई भी एटम हो, एनी एटम, एनी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, तो उसके लिए मेरे पास फर्स्ट सेल में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो वो H/2 पाई निकल के आएगा, वेयर H इज गोइंग टू बी माई प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आ गया? वेयर H हियर इज गोइंग टू बी माई प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आ गया? H हियर इज गोइंग टू बी माई प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर मेरे पास MVR इक्वल टू NH/2 पाई है, तो मेरे पास फर्स्ट शेड का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? H/2 पाई। एन की वैल्यू सेकंड शेल के लिए मेरे लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L2। L2 मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, दैट इज गोइंग टू बी 2H/2 पाई। L3 कितना हो जाएगा? 3H/2 पाई। हाउ डू वी रीड दिस? We read this as the angular momentum of the electron, angular momentum of the electron in third shell. Am I right or no? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसने दो पॉस्टुलेट बोले। एक पॉस्टुलेट आया इसका एंगुलर मोमेंटम, पर एंगुलर मोमेंटम होता क्या है वो मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगी अगली क्लास में। बट एंगुलर मोमेंटम पॉस्टुलेट आया है, और एक कूलम्स लॉ पॉस्टुलेट है कि भाई इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी शेल में रहना है, तो इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स हैज टू बी इक्वल टू द आउटवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम पॉस्टुलेट क्या है? MVR/NH/2 पाई। और एक आ गया अपने पास के ZE² by R² is going to be equals to MV² by R। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप ये समझो कि अगर MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई और KZE² by R², दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी टू पॉस्टुलेट। ठीक है, ये मेरा कूलम्स लॉ पॉस्टुलेट। अब इनका इस्तेमाल करके आप देखो इसने कैसे कैसे, आइडिया क्या था बोहर का, कि मैं ये बता सकूं कि किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैं वेलोसिटी बता सकूं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकूं, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। बोहर ने ये कोशिश करी कि भाई मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं रेडियस ऑफ एवरी शेल बता सकूं। बोहर ने ये कोशिश करी कि मैं एनर्जी ऑफ एवरी शेल बता सकूं, है ना। टोटल एनर्जी भी दो प्रकार की, काइनेटिक एनर्जी भी बता सकूं, और पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकूं, और टोटल एनर्जी भी बता सकूं। और चौथा, मैं क्या बता सकूं, मैं ये बता सकूं कि भाई उसमें वो कितनी रेवोल्यूशंस लेता है, रेवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना लेता है, मैं वो बता सकूं। ये सारी कोशिश बोहर ने करी कि हम ये सब करके क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। तो उसने क्या करा, सबसे पहली कंडीशन ली 1, ये सबसे पहली कंडीशन ली 2। कंडीशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लिया, 2 डैश, आर से आर काट दिया, तो ये बन गया KZE² by R इज गोइंग टू बी माई MV²। ठीक है, तो आप शॉर्टकट पे देखो, यहां से अगर हम देखें तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है हाफ MV², where m is the mass of the electron and v is the velocity of the electron in that shell। तो बेसिकली v का मतलब है vn, vn मतलब velocity of the electron in nth shell, और m का मतलब है me, me मतलब mass of electron। तो हमने कहा जी ठीक है, और MV² को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ, ये MV² की वैल्यू जो ये है, इसको उठा के मैं MV² की जगह रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये मेरा बन गया KZE²/R। दिस इज गोइंग टू बी माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट?
दिस इज गोइंग टू बी माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी वन पार्ट। ठीक है। अब आप ये चीज समझो कि हमारे पास पहला पॉस्टुलेट, तो कभी जरूरत पड़ी तो मैं इसका कुछ करूंगी। तो मेरा पहला पॉस्टुलेट था mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, और दूसरा मेरा पॉस्टुलेट था KZe²/r² इज गोइंग टू बी माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आर से आर चला गया, और मुझे यहां से क्या मिल गया, मुझे यहां से इस पहले पॉस्टुलेट से मैंने क्या निकाला, आर की वैल्यू निकाल दी NH/mv/2 पाई। आर को ही रखा, mv को मैं नीचे ले गई, NH/mv/2 पाई। तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, ये आर की वैल्यू जो मैंने निकाली, तो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और आर की वैल्यू निकाल दी। और सेकंड पॉस्टुलेट में मैंने आर से आर कैंसिल कर दिया, तो सिंप्लीफाइड वर्जन इसका आ गया KZe²/r इज mv²। तो इस आर की वैल्यू को जब मैं यहां डालूंगी, तो डालो, सेकंड आर की वैल्यू फ्रॉम 1 हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन द 2 डैश एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइड 2 डैश एक्सप्रेशन। what do you think I'm going to get? I'm going to get KZe²/r, r as nh upon 2 pi mv is going to be mv²। तो आप देखो होगा क्या, KZe²/nh into 2 pi mv, here is going to be mv²। तो m से m चला गया, v से v चला गया, मेरे पास वैल्यू आ गई KZe²/2 पाई डिवाइडेड बाय NH, here is going to be v, और मुझे v का एक्सप्रेशन मिल गया। इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन ऑफ v, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकला है इन एनी शेल। अब आप सोच के देखो, इसमें मेरा 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 पाई इज अ कांस्टेंट। पाई की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। k इज ऑल्सो कांस्टेंट, 9 × 10⁹ E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। तो वो कितना है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। H is my Planck's constant, which is 6.67 × 10⁻34। H here is going to be my Planck's constant. Am I right or not? तो अब आप ये देखो कि सारे कांस्टेंट्स अगर मैं यहाँ डाल दूं, तो 2 × 3.14 × 9 × 10⁻9 × 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम का Z मेरा एटॉमिक नंबर है। अब मेरे पास कौन सी स्पीशीज की मैं बात कर रही हूँ, मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, हीलियम की बात कर रही हूँ, लिथियम की बात कर रही हूँ, बेरिलियम की बात कर रही हूँ। अकॉर्डिंगली मेरा एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? बोलो। Yes, ma'am. तो एटॉमिक नंबर अगर मेरा चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है बताइए। ठीक है, अपॉन एन एच, एन क्या है मेरे पास, गॉट द पॉइंट। एन तो पता नहीं, एन तो शेल नंबर है, और एच की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 है। ये जब आप सॉल्व करोगे, ये जब आप सॉल्व करोगे तो देखो जेड बदल सकता है। अब मेरा मन कर रहा है, नहीं जी मैम आप ऐसा करो, बेरिलियम की फोर्थ शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी वेलोसिटी बताओ। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, और मैं कह रही थी फिफ्थ शेल का नंबर, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ। तो फिफ्थ शेल क्या है, एन की वैल्यू 5 है। तो जेड और एन कैन वेरी एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई 2 × 3.14 × 9 × 10⁻9 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, जेड ओवर 6.67 इंटू 10⁻⁻34 इंटू एन, ये वेलोसिटी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2.18 इंटू 10⁻6 जेड ओवर एन। और ये वैल्यू रहती है हमारी किसमें, ये वाली वैल्यू रहेगी मेरी सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो ये मेरी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर आप पूछोगे तो कितना आएगा, 2 π mv z/nh। ठीक है, कितना आएगा, 2 π k e², ये आएगा 2 π k e²। तो मेरे लिए ये एक्सप्रेशन जो है, वहां पे z वेरी कर सकता है अकॉर्डिंगली, और मेरे लिए यहाँ पे n वेरी कर सकता है। तो जनरल एक्सप्रेशन ये है
अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये आ गया। अब आप सोचो, मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल दिया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एनएच शेल। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट नो? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो। अब ये जो वेलोसिटी निकाली हमने, क्या करा था, एम वी स्क्वायर बाय आर। फिर से पॉस्टुलेट लिख दो दोनों। दिस वाज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये तो था। और हम इसमें से आर कैंसिल करके हमने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन निकाला था, एम वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। और एक मैंने निकाला था, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम पॉस्टुलेट था। अब मैं यहाँ से क्या करूं, मैं वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाला ना, ये वाला, इसको यहाँ डाल दो। डालो जरा। एम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच इंटू आर। here is going to be equals to nh by 2 pi. Here is going to be equals to nh by 2 pi. Got it? ये बहुत बढ़िया। Got it? तो यहां से अगर आप देखो, सो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। ठीक है, तो यहां से अगर आप आर की एक्सप्रेशन निकालना चाहो, तो आर का एक्सप्रेशन कितना है? दैट इज गोइंग टू बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय, ये सब नीचे पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन। राइट? गॉट इट? तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो रेडियस का एक्सप्रेशन भी आ गया, एन स्क्वायर। एन वेरी कर सकता है हमारे हिसाब से, एच तो कांस्टेंट है, एच स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। जेड बदल सकता है, लेकिन 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, के ई स्क्वायर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? करेक्ट? तो यहां से अगर आप देखो तो सबकी कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो। एक्स इज माई प्लैंक्स कांस्टेंट, के इज 9 × 10⁻⁹। एम यहाँ पे जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू भी मेरे को पता होती है, 9.11 × 10⁻31। तो यहां से रेडियस की वैल्यू जो निकल के मेरे पास आई, ठीक है, ये कितनी आई? ये कितनी आएगी? ये आएगी 0.529 z² बाय n² बाय z। एंगस्ट्रॉम्स। तो अब आप इसमें n चेंज करो, z चेंज करो, और किसी भी शेल का रेडियस अगर इसके अंदर आप निकाल सकते हो। यस और नो? Yes, ma'am. गॉट इट? सो दैट्स द पॉइंट। गॉट इट? तो ये आ गया। अब आप देखो, आर निकाल दिया, बी निकाल दिया। अब लॉजिक समझो क्या। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये कैसे है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये मैं आपको सिखाऊंगी। बट फिलहाल के लिए समझो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के स्क्वायर बाय आर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर।
दैट इज हाफ एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे के जेड ई स्क्वायर बाय आर, है ना। तो ये सॉल्व करके बनेगा के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिलहाल के लिए अब आप याद कर लो, ये कैसे आया मैं आपको समझाऊंगी। बट फिलहाल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है विच इज इन द नेगेटिव साइन, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पॉजिटिव आता है। करेक्ट। सो यू कैन हैव के जेड स्क्वायर बाय 2r। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने बना लिया है हाफ एम वी स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, जिसको सॉल्व करके बनेगा के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ये हम कहाँ से लाए थे? फर्स्ट पोस्टुलेट से। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद रखना है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ही देखो, सही बात है। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बना? टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बना पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालू के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, तो इसको आप इंटू टू कर लो। तो ये बन के चलेगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। यस और नो? तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर आप देखो और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो सिर्फ कितने का डिफरेंस है? माइनस साइन का। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी है। तो सिंपल आपको उसका साइन पलट के लिख देना होता है कि टोटल एनर्जी इज -10 जूल। या अगर टोटल एनर्जी -10 जूल हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो सिर्फ आपको उसका साइन पलट के लिख देना है कि भाई इट इज गोइंग टू बी +10 जूल। एम आई राइट? तो Yes, बहुत ही ma'am. सिंपल डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है विल डिस्कस, बट फॉर नाउ हमने क्या क्या निकाल दिया है ना। अब आप लॉजिकली अगर सोचो तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास बन के निकला है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। और अगर हम लिख रहे हैं तो आर का एक्सप्रेशन देखो क्या आता है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई 4, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया था। आया था कि नहीं आया था? हमने क्या किया था? इफ यू रिमेम्बर द डेरिवेशन, हमने क्या किया था? हमने लिखा था कि मैम के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी एम बी स्क्वायर बाय आर। तो आर से आर चला गया तो यहाँ से बन गया के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज गोइंग टू बी एम बी स्क्वायर। फिर हमने यहाँ से क्या निकाला था? हमें पता था एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एंगुलर मोमेंटम पॉस्टुलेट। यहाँ से हमने आर का एक्सप्रेशन निकाला था एन एच बाई 2 पाई एम बी। और इस आर की वैल्यू को उठा के हमने डाल दिया था यहाँ। तो मेरे पास आ गया था के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और आर का एक्सप्रेशन था एन एच बाई 2 पाई एम बी, दैट इज गोइंग टू बी माई एन एच बाई 2 पाई। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये बनेगा के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एम बी बाई एन एच वॉज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था? ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई थी और आर का एक्सप्रेशन उठा के हमने इसके अंदर डाल दिया था एन एच अपॉन 2 पाई एम बी। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास?
आर का एक्सप्रेशन उठा के डाल दो, तो आ गया था kZe² बाय NH/2πmv फेयर वॉज इक्वल टू mv²। तो v से v चला गया था, m से m चला गया था, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बच गया था 2πkZe²/nh। और इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को उठा के आप वापस से mvr के अंदर डाल देते, तो m वेलोसिटी कितनी थी, 2πkZe²/nh इंटू r, एंड दैट वाज इक्वल टू NH/2π। तो यहाँ से रेडियस का एक्सप्रेशन कितना आया था, दैट वाज n²h² ये ऊपर चला गया, बाकी सब नीचे आ गया, तो 2π×2π 4π² kZe² m, है ना। तो दिस वाज माय एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा रेडियस ऑफ एक्सप्रेशन क्या बने था, 2π 4π² kZe² m। ये रेडियस के एक्सप्रेशन को उठा के आप टोटल एनर्जी में डालो, तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बनेगा, -kZe²/2, और आर की वैल्यू कितनी है, n²h² बाय 4π² kZe²m। तो यहां से मेरा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ गया, -kZe², ऊपर चला गया 4π² kZe²m, और नीचे कितना आ गया, 2n²h²। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. गॉट इट? तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मेरे पास कितना आएगा, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 4π², है ना, k², z² e² e4m/2n²h², 2 से 2 चला गया, तो मेरे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आ गया वो कितना आ गया, मेरे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया मेरा 2π²k²z²e4m n²h² बाकी सब कांस्टेंट है, लेकिन एन और जेड बदल सकते हैं, तो ये बनेगा -2π²k²m/e4z²/h², ये सब कांस्टेंट है, और नीचे क्या बचेगा, n²। तो जब आप इस सबकी सॉल्व कर लोगे वैल्यू, तो ये निकल के आएगी 13.6 z² बाय n² विद माइनस साइन, दिस इज गोइंग टू बी माय टोटल एनर्जी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? Yes, ma'am. तो दिस इज गोइंग टू बी माय टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है 13.6 z² बाय n²। तो मैंने क्या क्या निकाल दिया, मैंने रेडियस का फॉर्मूला निकाल दिया 0.529 n² बाय z, मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया 2.16 इंटू 10⁻⁶ z/n सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दैट इज गोइंग टू बी 2.16 इंटू 10⁻⁶ z/n सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकाल दिया, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकाल दिया। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू अगर ये है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन के निकलेगा, +13.6 z² बाय n², क्योंकि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये सारे के सारे पैरामीटर्स से निकाले। एक चीज और बोहर ने कैलकुलेट कर दी, रेडियस कैलकुलेट कर दिया हर सेल में, वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी हर सेल में, ठीक है, रेडियस कैलकुलेट कर दिया हर सेल में, वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी हर सेल में, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर दी हर सेल में। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 13.6 z² ओवर n²। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. अब आप समझो, तो वेलोसिटी की वैल्यू 2.16 इंटू 10⁻⁶ z/n है,
गॉट इट? अब देखो, एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहां पर घूम रहा है और ऐसे शेल में घूम रहा है जिसका रेडियस आर है, तो आप मुझे बताओ, एक पूरा चक्कर काटने में वो v वेलोसिटी से चलता है, और वो पूरा चक्कर जब काटता है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शेल। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन राउंड is equals to the circumference of the shell, and if that is equals to the circumference of the shell, इसका मतलब आप मुझे बताओ क्या है, कि that is going to be equals to 2 pi r। तो अगर वो डिस्टेंस 2 pi r के बराबर है ना, तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी है उसकी। Velocity of the electron is going to be equals to what, v? Velocity of the electron here is going to be equals to what? That is going to be equals to v. Yes or no? So agar velocity of the electron here is going to be equals to v, so what does that mean? Just tell me. Velocity of the electron here is going to be equals to e v. अब distance velocity क्या होता है? Distance traveled in 1 second. Distance traveled in 1 second. ये तो होता है। तो मैं ऐसे समझ जाऊं कि v सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। अब आप लॉजिकली बताओ कि स्पीड जो होती है ना वो बहुत कम होती है, या v मीटर्स पर सेकेंड, तो पर सेकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उसकी स्पीड है। और जो रेडियस होता है वो बहुत छोटा होता है एटम का, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका मतलब ये जो एक गोला है, आप मुझे बताओ, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या समझे कि मैम अगर हम बोले कि 1 राउंड में, तो बेसिकली 2 πr मीटर्स का जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स 1 राउंड। तो 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसमें कितने राउंड्स बनेंगे? 1 मीटर पर डिस्टेंस में कितने राउंड्स बनेंगे? 1/2 πr। तो v मीटर्स पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड अगर आपने v मीटर चला है, तो v मीटर में डिस्टेंस में कितने राउंड्स बनेंगे? वो बनेंगे 1/2 πr इंटू v, क्योंकि 1 इंटू v किया है। तो मेरे पास आ जाएगा v/2 πr। दिस इज गोइंग टू बी माय नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकेंड। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया है? हमने यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकेंड निकाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो Yes, आप ये ma'am. चीज समझो कि हमने यहाँ पे ये निकाला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड v मीटर्स पर सेकेंड है, तो वो 1 सेकेंड में v मीटर चलता है ना। v मीटर चलने का मतलब है कि वो कुछ राउंड्स में वो v मीटर कवर कर रहा है, एक बारी में कवर नहीं कर रहा। कि भाई एक चक्कर काटा, फिर उस एक चक्कर में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर एक चक्कर काटा, फिर उसने कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल किया, फिर एक चक्कर और काटा, फिर उसने कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल किया। तो ऐसे करते 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 वो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। और अगर वो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैम इट इज ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। तो कितने राउंड्स कवर करता है वो? v/2 πr। अब आप लॉजिकली समझो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² n। तो मैं अगर यहाँ पे मैं निकालू नंबर ऑफ राउंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्रीक्वेंसी राउंड्स पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मुझे बताओ। v की वैल्यू है z/n, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 2πz² n। तो इफ यू सॉल्व दिस, है ना, ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बनेगी बताओ? तो यहां से फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जो बनेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन बनेगा z/n डिवाइडेड बाय z²/n, सॉरी n²/z। रेडियस इज डायरेक्टली इक्वल टू n²/z। ठीक है, तो रेडियस इज डायरेक्टली इक्वल टू n², तो z डिवाइडेड बाय n²/z। तो z/n डिवाइडेड बाय n²/z, ये चीज आ गई मेरे पास। दिस इज गोइंग टू बी n²/z। तो ये वाली वैल्यू बनेगी z/n इंटू z/n²। तो ये बनेगा z²/n³। दिस इज गोइंग टू बी माय फ्रीक्वेंसी। और जो भी है बाकी सब कांस्टेंट है। तो मेरे को उस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 1 सेकेंड में वो कितने राउंड्स कवर करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
Yes, तो ma'am. फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, के जेड स्क्वायर बाय एन क्यू. यस और नो? ओके. So Yes, this is ma'am. my entire Bohr model. We have calculated radius, we have calculated n, velocity. Got the point? All of this we have calculated. And energy. तो ये दो पोस्टुलेट से कहानी शुरू हुई. बट एंगुलर मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ऑलराइट. Okay, Vinash. So we'll be joining in the next class now. Yes, ma'am. All right.